गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर हम बात करते हैं बैंकिंग के एग्जाम्स की, क्लियर, वैसे तो ये एसएससी के एग्जाम में भी आता है और बैंक के एग्जाम्स में भी आता है, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन इज नोन एज रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस। इसको हम रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस भी बोल सकते हैं और वी कैन आल्सो कॉल इट पैराजंबल्स, ठीक है। इसको पैराजंबल्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो तीन तरह से ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अगर तो हम बात करते हैं एसएससी की, इफ वी टॉक अबाउट एसएससी और जो सीडीएस के एग्जाम होते हैं, लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एग्जाम्स होते हैं और सीडीएस के जो एग्जाम्स होते हैं, तो उसमें पैराजंबल्स को कैसे पूछता है एग्जामिनर, तो उसके मैं टाइप्स आपको थोड़ा बता देता हूँ। टाइप 1 के क्वेश्चन कुछ इस तरह से आते हैं। एक स्टेटमेंट होती है, उसको हमने अरेंज करना होता है, लाइक PQRS। एक सेंटेंस होगा, उसको थोड़ा सा मतलब प्रॉपर ऑर्डर में नहीं लिखा होगा, तो उसी स्टेटमेंट को हमने जो अरेंज करके एक प्रॉपर सीक्वेंस बनाना होता है। ये एक रीअरेंजमेंट का सबसे इजी टाइप माना जाता है, क्लियर। तो सेकंड जो इसके अंदर जो सेकंड टाइप एसएससी और सीडीएस जो पूछता है, वो कुछ इस तरह से पूछता है कि S1 देन नीचे हम ले सकते हैं S6 मींस S1 और S6 मींस कि ओपनिंग और एंडिंग ऑलरेडी वहां पे गिवन होती है, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस भी गिवन होगा, लास्ट सेंटेंस भी गिवन होगा, लेकिन बीच में 4 या 5 एग्जांपल्स ऐसे होते हैं जो हमें अरेंज करने होते हैं, ठीक है। मींस इस फर्स्ट टाइप से थोड़ा सा ये टफ है, बट फिर भी अगर हम मतलब मैं आगे बताने जा रहा हूँ कि बैंक के एग्जाम में किस तरह के आते हैं, ठीक है। तो इसमें ओपनिंग और एंडिंग ऑलरेडी गिवन होती है, बीच वाले स्टेटमेंट को हमने अरेंज करके एक प्रॉपर पैसेज को बनाना होता है, ठीक है। सो इफ वी टॉक, ये दोनों ही टाइप्स पूछे जाते हैं एसएससी और सीडीएस के एग्जाम्स में, ठीक है जी। और अगर हम बात करते हैं इफ वी टॉक अबाउट बैंकिंग एग्जाम्स, जैसे बैंक पीओ होता है, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें कुछ इस तरह से पूछा जाता है, लाइक ABCDE, लाइक 1 2 3 4 5, और समटाइम्स यहाँ पे 6 भी आ जाते हैं, समटाइम्स 7 भी हो सकते हैं। जैसे एसबीआई का एग्जाम होता है उसमें थोड़े बड़े पैसेज आते हैं, 6 स्टेटमेंट्स वाले, 7 स्टेटमेंट्स वाले, 8 स्टेटमेंट्स वाला भी आ सकता है पैसेज, ठीक है। तो वैसे मोस्टली 5 to 6 स्टेटमेंट्स आने के ज्यादा चांसेस होते हैं, क्लियर। तो ये बैंकिंग के जो एग्जाम्स का जो रीअरेंजमेंट आता है, पैराजंबल जो पूछता है एग्जामिनर, इसमें ये सबसे टफ टाइप माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें ना तो हमें ओपनिंग गिवन होती है और ना ही इसमें हमें एंडिंग मेंशन होती है, क्लियर। तो यहाँ पे हमने सारे स्टेटमेंट्स को रीड करके मतलब स्टूडेंट ने जो है वहां पे पूरे पैसेज को अरेंज करके लगाना होता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, क्लियर। तो ये तीन टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एसएससी सीडीएस कुछ इस तरह से पूछता है और बैंक के एग्जाम्स में मोस्टली इस तरह से पूछा जाता है, 5 to 6 स्टेटमेंट्स को अरेंज करना होता है। तो अगर हम इसको सॉल्व करने के ट्रिक्स की बात करें तो इसमें भी ग्रामर के ही काफी रूल्स अप्लाई होते हैं, ठीक है। कुछ अलग से भी डिफरेंट ट्रिक्स होते हैं जो मैं इस क्लास में थोड़ा आपको कवर करूंगा, क्लियर। तो इसको हम थोड़ा मूव फॉरवर्ड करते हैं, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देखते हैं कि हाउ टू सॉल्व रीअरेंजमेंट। पैराजंबल्स को अगर हमने सॉल्व करना हो तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। तो देखते हैं थोड़ा, जैसे पॉइंट नंबर 1 अगर हम बात करें, पॉइंट नंबर 1, ओके, लाइक ये 6 स्टेटमेंट्स है, 7 या 8 सेंटेंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इसमें किसी सेंटेंस में जो है यहाँ पे आ जाता है लाइक लिखा हुआ नाउन, ओके, और किसी सेंटेंस में लिखा हुआ है वहां पे प्रोनाउन। एक सेंटेंस में नाउन आ जाता है, एक में प्रोनाउन आ जाता है। तो पहला पॉइंट तो ये बन जाता है, नाउन प्रोनाउन रिलेशनशिप, नाउन प्रोनाउन रिलेशनशिप में तो मोस्टली स्टूडेंट्स नो वेरी वेल कि कभी भी नाउन अगर एक सेंटेंस में गिवन है, प्रोनाउन एक सेंटेंस में गिवन है, तो कभी भी प्रोनाउन कभी भी सेंटेंस में पहले नहीं आएगा, ठीक है। तो प्रोनाउंस होते कौन से, मैं यहां लिख देता हूं। प्रोनाउंस होते हैं लाइक ही, शी, इट, देन आई, वी, यू, दे।
These are the pronouns basically. तो आपने एक बात का ध्यान रखना है कि कभी भी रीअरेंजमेंट में कोई सेंटेंस ही वाला आ जाए, शी वाला आ जाए, इट वाला आ जाए, या मतलब प्रोनाउन से कोई सेंटेंस गिवन हो, तो वो सेंटेंस कभी भी पैराजंबल्स में पहला सेंटेंस नहीं हो सकता, ठीक है। तो प्रोनाउन कैन नेवर बी द ओपनिंग सेंटेंस ऑफ द पैसेज, ठीक है। प्रोनाउन कभी पहले नहीं आ सकता, ओके। नाउन को पहले रखा जाएगा, नाउन को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है पहले अगर हमने प्रोनाउन को लगाना हो। जैसे हम छोटी क्लास में एक स्टोरी को पढ़ते हैं, थर्स्टी क्रो, जैसे हम बोलते हैं वंस देयर वाज अ क्रो, फिर हम उसके बाद बोलते हैं ही वाज वेरी थर्स्टी, तो मींस अ क्रो वहां पे क्या है, कॉमन नाउन। तो मींस पहले हमें नाउन का रेफरेंस देना पड़ेगा, तभी हम आगे जाके जो है प्रोनाउन को लगा सकते हैं, क्लियर। सो मींस प्रोनाउन कैन नेवर कम अर्लियर बिफोर नाउन, ठीक है। मींस नाउन पहले आएगा और आफ्टर दैट जो है हम क्या करेंगे, प्रोनाउन को लगाएंगे, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि नाउन प्रोनाउन के केस में नाउन कम्स अर्लियर, तो पॉइंट हम बना सकते हैं कि नाउन कम्स अर्लियर एंड प्रोनाउन कम्स लेटर ऑन, ठीक है। नाउन को पहले रखा जाएगा और प्रोनाउन को हम हमेशा बाद में रखेंगे, ठीक है। तो अगर फिर दूसरा पॉइंट नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। मान लो किसी सेंटेंस बी में यहाँ पे नाउन लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन एफ में भी प्रोनाउन लिखा हुआ है, ई पे भी प्रोनाउन लिखा हुआ है, डी पे भी प्रोनाउन लिखा हुआ है, मींस नाउन एक ही है लेकिन प्रोनाउन वहां पे एक से ज्यादा गिवन है, तो उस केस में फिर हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा पैराजंबल जैसे लिखता हूँ और हम देखते हैं, उसको थोड़ा अरेंज करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ फर्स्ट सेंटेंस देयर आर, या इसको ए बना लेते हैं, नॉट फर्स्ट, दिस इज ए। देयर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, there are number of students who come to the class at 6 to 8 batch. There are number of students who come to the class at 6 to 8 batch. First sentence है statement number B, they enjoy and gossip. छोटा सा एग्जांपल यहीं पे खत्म कर दिया। आगे हम यहाँ पे वन अनदर भी लिख सकते हैं, वैसे they enjoy and gossip with one another. C सेंटेंस नंबर C एक और लिख लेते हैं, they discuss the query related to their एग्जाम्स। थर्ड सेंटेंस और एक डी में एक छोटा सा वाक्य बना लेते हैं, सेम ही रहेगा, दे डिस्कस द क्वेरी रिलेटेड टू देयर सब्जेक्ट्स। थर्ड और सेंटेंस थोड़ा सा डिफरेंट है, अगर आप ध्यान से देखें तो थर्ड में मैंने लिखा दे डिस्कस द क्वेरी रिलेटेड टू देयर एग्जाम्स, और फोर्थ में मैंने लिखा दे डिस्कस द क्वेरी रिलेटेड टू देयर सब्जेक्ट्स। ऊपर देयर एग्जाम है, एग्जाम्स है, और नीचे देयर सब्जेक्ट्स है, ठीक है। तो अगर ये चार सेंटेंस आ जाए तो इन सेंटेंसेस में हम देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, नाउन, तो ये पहले रखा जाएगा। इसका सीक्वेंस क्या बनेगा, ए पहले आएगा, ठीक है, ए को पहले रखा जाएगा क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे नाउन है, ठीक है। उसके बाद हम इस बी सेंटेंस को पहले लिख सकते हैं, बी सेंटेंस भी प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा है, सी सेंटेंस भी प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा है, और डी भी प्रोनाउन दे से ही स्टार्ट हो रहा है, मींस एक से ज्यादा प्रोनाउन इस सेंटेंस में गिवन है, तो ठीक है। लेकिन हमने इस फर्स्ट सेंटेंस ए के बाद जो है कौन सा आएगा, ये हमने ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है। तो थर्ड सेकंड सेंटेंस जो लिखा है ये एंजॉय और गॉसिप वाली बात यहाँ पे अकॉर्डिंगली जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के हिसाब से गलत बन रहा है, ठीक है। सी सेंटेंस, ठीक है, क्या वो पहले एग्जाम्स की बात करेंगे या फिर डी में वो पहले अपने सब्जेक्ट्स की बात करें। अब जैसे स्टूडेंट्स क्लास लगाने आते हैं तो सबसे पहले वो अपने सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, फिर वो एक दूसरे से पूछते हैं कि आप कौन सा एग्जाम दे रहे हो, क्या आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, तो उसके बाद एग्जाम्स वाली बात सही बैठती है, और उसके बाद बी ये एंजॉय और गॉसिप वाली जो बात है वो बिल्कुल राइट एंड में जाएगी, राइट, क्लियर। तो इसमें जो राइट सीक्वेंस मेरे हिसाब से बनेगा, जो राइट सीक्वेंस बनेगा ए सी डी और बी। ए फर्स्ट आएगा, देयर आर
number of students who come to the class at 6 to 8 batch timing. Clear? After that they discuss the query related to their exams. ठीक है, sorry, related to their subjects. A के बाद पहले D आएगा, sorry, A के बाद D पहले आएगा, फिर आपका यहाँ पे C आएगा. This would be the right sequence. A आएगा, then D सब्जेक्ट्स के बारे में बात होगी, फिर एग्जाम्स के बारे में बात होगी, और ये एंजॉय और गॉसिप वाली बात मींस सबसे लास्ट में जाएगी. तो इसका मतलब इस पॉइंट से हम ये समझ सकते हैं कि नाउन एक है लेकिन प्रोनाउन बहुत सारे हैं. तो प्रोनाउन चाहे जितने मर्जी हो, अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द इंसिडेंट, वो नाउन, उन प्रोनाउंस को हमें जो है पुट करते चलना होता है. ठीक है, तो इसमें और कोई रूल नहीं है डिफरेंट कि इसमें कोई और कोई स्पेसिफिक रूल लगेगा. अकॉर्डिंग टू हैपनिंग, अकॉर्डिंग टू इंसिडेंट जो है मैंने ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के हिसाब से उस नाउन के बाद जो है प्लेस कर दिए. ठीक है, तो दिस वुड बी द राइट सीक्वेंस. क्लियर? तो ये तो नाउन और प्रोनाउन रिलेशनशिप पे मैंने आपको 2 पॉइंट बता दिए. पहला बता दिया कि नाउन आ जाए किसी सेंटेंस में, प्रोनाउन आ जाए तो हमेशा नाउन को पहले रखा जाएगा और फिर प्रोनाउन उसके बाद में आएगा. ओके, सेकंड पॉइंट बता दिया कि एक से ज्यादा प्रोनाउन आ जाए तो उनको अकॉर्डिंग टू इंसिडेंट हमें प्लेस करना होगा. एक थर्ड पॉइंट इसमें और भी बनता है, ध्यान रखना आपने. तो थर्ड पॉइंट के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि इंग्लिश में प्रोनाउन चैप्टर के अंदर कौन कौन से डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं. डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है, जैसे कोई भी स्टूडेंट है किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेता है तो पहले बच्चा डिमांड करता है कि मुझे पहले डेमो क्लास चाहिए. तो डेमो मींस क्या होता है बेसिकली? सो डेमो मींस डेमोन्स्ट्रेशन, किसी को दिखाना. ठीक है, जैसे ये एजुकेशन का है, हमारी फील्ड एजुकेशन की है, तो फिर जैसे स्टूडेंट बोलता है कि मुझे मैथ्स में प्रॉब्लम है, या इंग्लिश में प्रॉब्लम है, या रीजनिंग में प्रॉब्लम है, तो अकॉर्डिंगली फिर वो डेमो की डिमांड करता है. तो फिर इंस्टीट्यूट उसको अकॉर्डिंगली उसी सब्जेक्ट का हम डेमो प्रोवाइड करते हैं. तो डेमो बेसिकली क्या होता है? दिखाना होता है. जैसे हमारी 5 फिंगर्स हैं, तो इसमें से पॉइंटर किस फिंगर को बोलते हैं? दिस फिंगर इज नोन एज पॉइंटर, दिस फिंगर इज नोन एज इंडेक्स फिंगर. जैसे कोई हमारा फ्रेंड, वहां पे फ्रेंड्स आ रहे हैं तो आप बोलते हो मेरा फ्रेंड आ रहा है, तो ये बेसिकली ये जो फिंगर होती है ये हमें क्या करती है? डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, दिखाती है. हम किसी और फिंगर का यूज नहीं करते इस केस में. क्लियर? तो इसको दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर फिंगर इज नोन एज इंडेक्स फिंगर. तो जैसे इस पॉइंटर का काम है, इसको पॉइंटर भी बोलते हैं इस फिंगर को. तो सिमिलरली जो है ये जो प्रोनाउन में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं उनका काम भी यही होता है. तो अगर आपको थोड़ा मैं बताऊं कि व्हिच आर द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस बेसिकली 4 वर्ड होते हैं. दिस, दैट, these or those. These 4 words come under demonstrative pronouns. जैसे हम, मेरे पास कोई यहाँ पे किताब पढ़ी है तो मैं बोलूँगा this is my book. ठीक है, नजदीक के लिए हम क्या यूज करते हैं? this. कोई बुक मेरी दूर पढ़ी है तो मैं डिस्टेंस पे पढ़ी है तो मैं बोलूँगा that is my book. वो किताब मेरी है. ठीक है, नजदीक बहुत सारी बुक्स मेरी पढ़ी है तो मैं बोलूँगा these are my books, और दूर बहुत सारी किताबें पढ़ी है तो मैं बोलूँगा those are my books. this और these नियरर के लिए यूज होते हैं, दैट और दोज जो है दूर वाली चीजों के लिए यूज किए जाते हैं. तो आपने ध्यान रखना है, पैरा जंबल में एक पॉइंट बनता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस पे कि कभी भी रीअरेंजमेंट में कोई सेंटेंस यहाँ पे दिस वाला आ जाए, दैट वाला आ जाए, these वाला आ जाए या those वाला आ जाए. तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन होता है जो रीअरेंजमेंट में कभी भी फर्स्ट सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस नहीं हो सकता. मींस आपने यहाँ पे 6 सेंटेंस रीड करे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 6 सेंटेंस आपने पढ़े. ठीक है, तो आपने वहां पे देखा कि कोई सेंटेंस वहां पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वाला आपने देखा कि कोई दिस वाली स्टेटमेंट आ रही है, दैट वाला सेंटेंस है, या दीज वाला है, या दोज वाला है. तो आपने वहां पे एकदम से उसको एलिमिनेट कर देना है. एलिमिनेशन मेथड वहां पे यूज कर लेना है कि ये सेंटेंस जो है इस पूरे पैराजंबल में पहला नहीं है, क्योंकि ये रूल है. क्योंकि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है कभी भी रीअरेंजमेंट में ओपनिंग और एंडिंग सेंटेंस नहीं होता. अगर 5 एग्जांपल का पैसेज है तो फर्स्ट नहीं हो सकता, फिफ्थ नहीं हो सकता. Demonstrative pronoun can be the second one, third one, fourth one, but it can never be the opening or ending. क्लियर? पहला और लास्ट कभी नहीं होगा, बीच में आप उसको कहीं भी अकॉर्डिंगली जो है पुट कर सकते हो. ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है. एक पॉइंट मैंने आपको ये बता दिया. उसके बाद हम एक पॉइंट और आज की क्लास में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो वो पॉइंट है कि फर्स्ट सेंटेंस को ढूंढने के कौन कौन से मेथड्स होते हैं. सर्च,
सर्च फॉर द ओपनिंग सेंटेंस, कि जो पैसेज मेरे सामने लिखा हुआ है, मैंने 5 सेंटेंस पढ़े, 6 पढ़े, 7 पढ़े, 8 पढ़े, डजंट मैटर, 5 का है, 6 का है, 7 का है, 8 सेंटेंसेस का कोई पैराग्राफ आपने रीड करा, तो उसमें कौन से ऐसा मैं क्या वहां पे ट्रिक अप्लाई करूं कि मुझे पता एकदम से लग जाए, 30 सेकंड के अंदर मैं वहां पकड़ पाऊं कि कौन सा सेंटेंस यहाँ पे पहला है। ठीक है, तो उसी के लिए ओपनिंग सेंटेंस को ढूंढने के कुछ ट्रिक्स होते हैं, तो उसी को मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, देखो 2 तरह के सेंटेंस होते हैं, एक तो होता है डिपेंडेंट सेंटेंस और एक सेकंड टाइप होता है वाक्य का, दैट इज इंडिपेंडेंट सेंटेंस। Independent sentence. 2 types of sentences are there. First is dependent sentence and second is independent sentence. Clear? तो अगर मैं यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पुट करता हूँ कि यहाँ पे आपने sentences पढ़े, तो उसमें से dependent sentence can be the opening one और independent sentence can be the opening one. तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, most students know very well कि dependent sentence कभी भी वाक्य में पहला सेंटेंस नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसको अपने कंप्लीट मीनिंग को पूरा करने के लिए किसी और दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड रहना पड़ रहा है, इसलिए उसकी अपनी कंप्लीट सेंस नहीं है, तो दैट पर्टिकुलर डिपेंडेंट स्टेटमेंट कैन नेवर बी द ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ द पैसेज। क्लियर? While अगर हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट सेंटेंस की, इंडिपेंडेंट सेंटेंस इज दैट स्टेटमेंट which has a complete meaning, which is complete in its meaning, जो वाक्य पूरी तरह से अपने मीनिंग में, मतलब उसका जो अर्थ है उसमें वो पूरा है, तो वही सेंटेंस जो है, वही वाक्य जो है पैराजिम्बल में हमेशा पहला माना जाता है। तो आपने फटाफट जल्दी से जो है 5 सेंटेंस को रीड करने के बाद एक ऐसा सेंटेंस ढूंढने की कोशिश करनी है कि कौन सा सेंटेंस इन 5 या 6 एग्जांपल्स में ऐसा है जिसका अपना पूरा जो है मीनिंग में कंप्लीटली जो है, जिसका मीनिंग पूरी तरह से गिवन है। ठीक है, और उस वाक्य को जो है दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड नहीं रहना पड़ रहा। ठीक है, तो वही सेंटेंस जो है हमने वहां पे क्लिक कर देना कि वो दैट इज द ओपनिंग सेंटेंस। एक तो ये मेथड होता है, थ्रू इंडिपेंडेंट सेंटेंस वी कैन हिट द ओपनिंग सेंटेंस। ओके, सेकंड मेथड मैं आपको बता देता हूं, एक और मेथड भी होता है थ्रू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के माध्यम से भी हम इंडिपेंडेंट सेंटेंस को पकड़ सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट, राइट सब्जेक्ट आपने यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करनी है। ठीक है, सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, सब्जेक्ट कैन बी एनी नेम, ये कोई नाम हो सकता है, इट कैन बी एनी प्लेस, इट कैन बी एनी आइडिया, it can be any object, it can be any concept। सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, किसी फेमस पर्सनालिटी पे पैराग्राफ आ सकता है, किसी के नाम पे, ठीक है, किसी पॉपुलर प्लेस पे पैसेज आ सकता है, किसी आइडिया पे आ सकता है, किसी ऑब्जेक्ट पे आ सकता है, किसी कॉन्सेप्ट पे आ सकता है। ठीक है, सो सब्जेक्ट कैन बी एनीथिंग, सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, तो थ्रू सब्जेक्ट भी आप यहाँ पे ओपनिंग सेंटेंस को ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है, सब्जेक्ट के माध्यम से पकड़ सकते हैं। ओके, उसके बाद एक थर्ड पॉइंट ओपनिंग सेंटेंस को ढूंढने का एक और ट्रिक भी होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिपेंडेंट सेंटेंस के थ्रू हम पकड़ सकते हैं। तो मान लो आपने यहाँ पे सारे सेंटेंस पढ़े, आपको जब आपने ये रीड कर लिए तो आपको उसके बाद ये लगता है कि ये बी फर्स्ट हो सकता है, फिर आपने थोड़ा नीचे पढ़ा तो आपको कंफ्यूजन हो रहा है, आपको लगता है कि ये डी भी तो फर्स्ट हो सकता है, मुझे तो डी भी फर्स्ट लग रहा है, फिर उसके बाद आप नीचे जाके देखते हो एफ भी आपको फर्स्ट लग रहा है। तो समटाइम्स क्या करता है एग्जामिनर, पैराजम्बल्स के लेवल को इतना कॉम्प्लेक्स कर देता है, जैसे मेंस में जब हम बच्चा जाता है बैंकिंग के एग्जाम्स में, तो उसमें थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है, तो वहां पे आपको पैसेज में 2 या 3 सेंटेंस में इतना कंफ्यूज कर देगा कि स्टूडेंट वहां पे उसको कैच ही नहीं कर पाता कि बी while B is the first one, D is the first one और F is the first one। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपके सामने आ जाती है जहां पे आप 2 या 3 सेंटेंसेस में कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सा इसमें से पहला होगा, तो उस केस में फिर हमने वहां पे लगाना होता है तो ये रूल, तो वहां पे लगता है पॉइंट नंबर 3 यहाँ पे बन रहा है, सर्च द नाउन। तो
ठीक है, तो हमने वहां पे नाउन वाला मेथड यूज करना होता है और फिर हमने उन तीनों में से जो है मैं आपको बताता हूं। अगर आपको बी में डाउट हो रहा है, डी में डाउट हो रहा है और एफ में आपको डाउट है कि इन तीनों में से कोई एक सेंटेंस यहाँ पे मींस पहला बनेगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने बी, डी और एफ को बहुत केयरफुली रीड करना पड़ेगा आपको, और इन तीनों सेंटेंसेस में से यू पीपल नीड टू फाइंड द ट्रू नाउन। आपने इन तीनों एग्जांपल्स में से ट्रू नाउन को ढूंढना है, और जो ट्रू नाउन इन तीनों वाक्यों में से जिस सेंटेंस में होगा दैट सेंटेंस वुड बी द ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ द पैसेज। ठीक है, तीन मेथड इसमें मैंने आपको बताए। पहला मैंने बता दिया फाइंड द इंडिपेंडेंट सेंटेंस। वैसे 80 to 90% पैसेज में जो है एक ही वाक्य इंडिपेंडेंट होता है और बच्चा उसको जल्दी कैच कर लेता है ओपनिंग सेंटेंस को। ठीक है, लेकिन मैंने बता दिया कॉम्प्लेक्स लेवल हो, 2 या 3 में आपको डाउट हो तो थ्रू नाउन वाले मेथड से आप उसको कैच कर सकते हो। और तीसरा मेथड मैंने आपको बता दिया कि कभी भी आप जो है पैसेज में जो है थ्रू सब्जेक्ट वाला मेथड भी अप्लाई करके जो है ओपनिंग सेंटेंस को हिट कर सकते हो। क्लियर? तो 3 मेथड्स है फर्स्ट सेंटेंस को ढूंढने के। इसके बाद थोड़ा 1-2 पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे बोल देता हूं, जैसे किसी सेंटेंस में यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मान लो ए जो सेंटेंस है वहां लिखा हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और ये जो नीचे ई वाला सेंटेंस है यहाँ पे लिख दिया शॉर्ट में एसबीआई। ठीक है, एसबीआई। तो अगर इस कॉन्सेप्ट की रीअरेंजमेंट में हम बात करते हैं तो दिस इज कॉल्ड फुल नेम हाफ नेम कॉन्सेप्ट। फुल नेम हाफ नेम कॉन्सेप्ट। दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज नोन एज फुल नेम हाफ नेम कॉन्सेप्ट इन पैराजंबल्स। इसको रीअरेंजमेंट में फुल नेम और हाफ नेम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कि किसी सेंटेंस में बैंक का पूरा नाम लिख दिया हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और ई ऑप्शन में किसी एक ऑप्शन में उसकी एब्रिविएशन फॉर्म गिवन है एसबीआई बैंक्स। ठीक है, तो इस केस में आपने ध्यान रखना है, तो यहाँ पे आप पेयर बना दोगे। ठीक है, ए और ई का यहाँ पे पेयर बन जाएगा। जो फुल नेम होता है वो हमेशा वाक्य में पहले रखा जाता है, और जो एब्रिविएशन फॉर्म होती है, शॉर्ट फॉर्म जो होती है, उसको हमेशा सेंटेंस में बाद में लिखा जाता है। क्लियर? फुल नेम कम्स अर्लियर एंड हाफ नेम कम्स लेटर ऑन। क्लियर? तो ये भी एक पॉइंट है छोटा सा, छोटे छोटे इसमें पॉइंट बनेंगे। ओके, रीअरेंजमेंट को सॉल्व करने के। नेक्स्ट आ जाता है एक और पॉइंट इसमें हम डिस्कस करते हैं, दैट इज डेफिनेट इंडेफिनेट आर्टिकल कॉन्सेप्ट। आर्टिकल चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पे मोस्टली स्टूडेंट्स नो वेरी वेल दैट हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर। 3 आर्टिकल इंग्लिश में होते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज ए, एंड द। ए एंड द, इसको द भी बोल देते हैं, इसको दी भी बोल देते हैं। ठीक है, द भी बोलते हैं, दे भी बोलते हैं। अगर दी हम वहां पे बोलते हैं इफ द नेक्स्ट वर्ड इज स्टार्टिंग विद वावल, वावल अगर आगे हो तो हम वहां पे दी बोलते हैं। अगर नेक्स्ट वर्ड वहां पे कॉन्सोनेंट होता है तो वहां पे हम इसको द बोलते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। तो मान लो यहाँ पे कोई सेंटेंस, जैसे सी वाली जो ऑप्शन है, सी वाली स्टेटमेंट जो है, मान लो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, जो सी सेंटेंस है वो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है ए एन से। ए या आर्टिकल एन से शुरू हो रहा है, फिर आगे जाके आपका नाउन आ रहा है। और जो ई वाली ऑप्शन है वो मे बी स्टार्ट हो रहा है आर्टिकल द से, और फिर मे बी आगे आ रहा है नाउन। मींस एक सेंटेंस वहां पे आपका ए और एन से स्टार्ट हो रहा है, और ए और एन दोनों ही इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं, और द हमेशा क्या होता है, हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है। द हमेशा आपको डेफिनेट इंफॉर्मेशन देगा, पक्की इंफॉर्मेशन, पक्की बात बताएगा। ठीक है, तो एक सेंटेंस सी पार्ट यहाँ पे ए और एन आपका इंडेफिनेट आर्टिकल से शुरू हो रहा है, फिर आगे नाउन आ रहा है, और ई वाली ऑप्शन यहाँ पे आर्टिकल द मींस डेफिनेट आर्टिकल से शुरू हो रहा है, फिर नाउन आ रहा है। तो इस केस में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सेंटेंस यहाँ पे पहले रखा जाएगा और कौन सा सेंटेंस यहाँ पे बाद में रखा जाएगा। मींस कौन सा आर्टिकल पहले रखा जाता है और विच आर्टिकल कम्स लेटर ऑन। क्लियर? तो इस केस में मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो इंडेफिनेट आर्टिकल होता है, ए और एन वाली जो स्टेटमेंट होती है, ये हमेशा पहले आएगी। इंडेफिनेट आर्टिकल
always comes earlier and definite article always comes later on. Clear? जैसे मैं बोल देता हूँ, एक एग्जांपल मैं बोल देता हूँ, I met a boy, comma, the boy was a doctor. I met a boy, the boy was a doctor. तो इस सेंटेंस में a boy, हाँ ये इंडेफिनिट प्रोनाउन पहले आर्टिकल ए आ रहा है और लेटर ऑन जो है क्या आ रहा है, द बॉय वाज अ डॉक्टर, तो मींस बाद में हमने आर्टिकल द कर दिया, ठीक है। तो इंडेफिनिट आर्टिकल स्टेटमेंट ये पहले रखा जाएगा और डेफिनेट आर्टिकल जो है द को हम हमेशा बाद में रखेंगे, लेटर ऑन, दिस कम्स लेटर ऑन। क्लियर? तो डेफिनेट इंडेफिनिट आर्टिकल पे हमने एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना आपने। नेक्स्ट, try to make pairs। इस पे मैं आपको थोड़ा सा हिंट स्टार्ट कर दूंगा इसको, ट्राई टू मेक पेयर्स वाली बात को, लेकिन ये नेक्स्ट वीडियो में हमारा फिर कंप्लीट होगा जाएगा क्योंकि उसमें वर्ड्स बहुत आते हैं। ट्राई टू मेक पेयर्स में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ सेंटेंस होते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमें हिंट देते हैं कि ये सेंटेंस जो है डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। क्लियर? जैसे मैं आपको बोलता हूँ, still I can survive in this type of situation। सिचुएशन बोलो, सर्कमस्टांसेस भी लिख सकते हैं। स्टिल आई कैन सर्वाइव इन दिस टाइप ऑफ सिचुएशन। मान लो यहाँ पे किसी सेंटेंस में किसी लाइक जी में यहाँ पे ये सेंटेंस लिखा हुआ है, स्टिल आई कैन सर्वाइव इन दिस टाइप ऑफ सिचुएशन, या स्टिल आई कैन सर्वाइव इन दिस टाइप ऑफ सर्कमस्टांसेस। क्लियर? कि फिर भी मैं इस तरह के सर्कमस्टांसेस में सर्वाइव कर सकता हूँ। क्लियर? तो अगर मैं यहाँ पे इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपसे एक क्वेश्चन पुट करूं कि दिस स्टेटमेंट इज डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, ठीक है, तो आप एकदम यहाँ पे क्लिक कर जाओगे स्टिल से, ठीक है, कि ये सेंटेंस जो है यहाँ पे डिपेंडेंट सेंटेंस है। इस वाक्य का अपना पूरी तरह से कंप्लीट मीनिंग नहीं है, क्योंकि ये बोलना चाह रहा है कि फिर भी मैं इस तरह के हालात में सर्वाइव कर सकता हूँ, लेकिन इस वाक्य से मुझे ये नहीं क्लियर हो रहा है कि किस तरह की सर्कमस्टांसेस की वो बात करना चाह रहा है। क्लियर? सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन तो इसमें गिवन है ही नहीं कि कौन सी सिचुएशन की बात कर रहा है, ठीक है। तो अगर इस सेंटेंस को मैं एक सेकंड सेंटेंस दूसरा और नीचे लिख रहा हूं, मैं बोलता हूं वी were facing a lot of problems while using cash after demonetization। एक सेंटेंस बोर्ड पे लिख दिया कि we were facing a lot of problems while using cash after demonetization, means जब नोटबंदी हुई थी तो हमें वहां पे उसमें जो लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुई थी कैश को निकालने में, ठीक है। अगर ये सेकंड सेंटेंस मान लो यहाँ पे डी ऑप्शन में लिखा हुआ है, डी ऑप्शन में we were facing वाला सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है, और ये जो आपका पहला वाक्य मैंने स्टिल वाला लिखा, ये स्टिल वाली ऑप्शन सेंटेंस में भी यहाँ पे बी पार्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको एकदम से यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आपका यहाँ पे पेयर बन गया, ठीक है। आपको इन दोनों वाक्यों को अगर आपस में लगाना हो तो ये सेंटेंस पहले नहीं आ सकता, ठीक है। स्टिल आई कैन सर्वाइव इन दिस टाइप ऑफ सर्कमस्टांसेस या सिचुएशन, तो कौन सी सिचुएशन की बात कर रहा है? डिमोनेटाइजेशन की, ठीक है। तो ये दोनों लिंक होंगे, तो ये वाला जो सेंटेंस है जो मैंने डी लिखा है, डी इस केस में पहले रखा जाएगा, डी पहले आएगा और बी वाली स्टेटमेंट जो है आपकी बाद में आएगी, मींस दो आपके आंसर इस केस में बाहर निकल आएंगे। तो अगले जो लेक्चर होगा, वीडियो बनेगी, उसमें मैं आपको इस लिस्ट के पूरे वो वर्ड्स बताऊंगा, जैसे स्टिल एक ऐसा वर्ड है, ठीक है, जो हमारा पेयर बनाता है, ओके। इनफैक्ट एक ऐसा वर्ड है, ऑल्सो एक ऐसा वर्ड है, ठीक है। तो ये बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो मतलब हमारी हेल्प करते हैं पेयर को बनाने में, ठीक है।
तो आज की क्लास में मैंने आपके साथ 3 से 4 पॉइंट डिस्कस करे हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि नाउन और प्रनाउन एक साथ इकट्ठे हो तो नाउन को पहले रखा जाता है, प्रनाउन उसके बाद आता है। सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया कि नाउन एक हो, प्रनाउंस बहुत सारे गिवन हो, तो नाउन लगाने के बाद प्रनाउंस को जो है अकॉर्डिंगली हमने इंसिडेंट के अकॉर्डिंग वहां पे लगा देना होता है। थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस वाला कि दिस, दैट, दीज, दोज से स्टार्ट होने वाले वाक्य कभी भी रीअरेंजमेंट में ओपनिंग और एंडिंग का रोल प्ले नहीं करते, ठीक है, उनको बीच में ही लगाया जाता है। ओके, उसके बाद मैंने ओपनिंग सेंटेंस को ढूंढने के 2-3 आपको मेथड बताए, जिसमें मैंने आपको पहला बताया डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सेंटेंस वाला ट्रिक, ठीक है, कि इंडिपेंडेंट सेंटेंस कैन बी द ओपनिंग। एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट आ जाते हैं तो थ्रू नाउन वाला मेथड लगा के हम वहां पे उसको कैच कर लेते हैं, ठीक है। और तीसरा मैंने आपको उसमें मेथड बताया थ्रू सब्जेक्ट वाला, सब्जेक्ट के माध्यम से भी जो है हम क्या करते हैं, ओपनिंग सेंटेंस को पकड़ लेते हैं। ओके, आफ्टर दैट मैंने आपको बताया फुल नेम हाफ नेम कॉन्सेप्ट कि किसी पर्टिकुलर पूरे बैंक का नाम लिखा हुआ है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो फुल नेम को पहले लिखा जाएगा और एसबीआई बैंक जो एब्रिविएशन फॉर्म होती है उसको हमेशा लेटर ऑन ही लिखा जाता है। आफ्टर दैट मैंने आपको डेफिनेट और इंडेफिनेट आर्टिकल का कॉन्सेप्ट बताया कि अगर ए एंड वाली जो स्टेटमेंट होती है इंडेफिनेट आर्टिकल वाली वो हमेशा पहले रखी जाती है और डेफिनेट आर्टिकल जो द होता है वो हमेशा सेंटेंस के लेटर ऑन उसको रखा जाता है। क्लियर? और एक लास्ट में मैंने पेयर पे एक छोटे से 2 एग्जांपल्स आपको क्लियर किए, जिसमें मैंने बता दिया कि जो स्टेटमेंट इंडिपेंडेंट होगी वो पहले आएगी और इसके साथ फिर हम इसको ऊपर जोड़ देंगे, तो ये दोनों पेयर हमारे निकल के बाहर आएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसमें कौन-कौन से पेयर मेकिंग जो कनेक्टर्स होते हैं वो सारी मैं आपको लिस्ट बोर्ड पे लिख के दूंगा, विच आर द पेयर मेकिंग कनेक्टर्स। आफ्टर दैट इसमें मैं बताऊंगा विच आर द कॉन्ट्राडिक्टरी कनेक्टर्स, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन शोइंग कनेक्टर्स कौन से होते हैं, पेयर मेकिंग कनेक्टर्स कौन से होते हैं, और फिर एक पॉइंट इसमें एंड में रहेगा कि कौन से ऐसे वर्ड्स होते हैं, कौन से ऐसे कंजंक्शंस होते हैं जो लास्ट वाले सेंटेंस को डिनोट करते हैं, जैसे हेंस हो गया, ठीक है, देयरफॉर हो गया, दस हो गया, ओके, एट द एंड हो गया, इवेंचुअली हो गया। तो ये वाले जो वर्ड्स हैं ये एंडिंग वाली स्टेटमेंट को हमेशा रेफर करते हैं। क्लियर? तो इसको हम करेंगे कवर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आप इसको जितना मैंने पढ़ाया ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।